प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रांस की न्याय व्यवस्था। फ्रांस की न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास और इसकी विशेषताएं, दो बातों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ नोट कर दिया है, फ्रांस की न्याय व्यवस्था, विकास और विशेषताएं, दो बातों पर चर्चा करेंगे। फ्रांस की न्याय व्यवस्था का क्या संगठन है, इसके ऊपर मैं मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों के लिए अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसके साथ में ये बातें नहीं लिए, केवल इसका विकास और विशेषताएं ले रहे हैं हम। क्या? फ्रांस की न्याय व्यवस्था। मैंने फ्रांस की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, इन दोनों के ऊपर सभी बातें अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में देखेंगे। आज सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका की चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई पूरी दुनिया में किसी न किसी रूप में न्यायपालिकाओं की स्वतंत्र रूप में व्यवस्था कर दी जाती है, और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर पूरी दुनिया में मुख्यतः दो प्रकार के प्रतिमान उभर कर सामने आते हैं: संस्थात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, या फिर दोनों का समन्वय होता है। जैसा कि स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का समन्वय किया गया है। मेरा जो संकेत है वो आप समझ गए होंगे। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर अपलोड करता हूं, इसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, फ्रांस की न्याय व्यवस्था देखिएगा भाई। फ्रांस की न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किस बात के लिए? प्रशासनिक न्यायालयों के लिए। मतलब प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना खुलकर विशेष रूप में फ्रांस में की गई है। आपसे एग्जाम पूछा भी जा सकता है, निम्न में से कौन सा देश प्रशासनिक न्यायालयों के लिए प्रसिद्ध है? आपका आंसर होगा फ्रांस। अर्थात इसी से बात स्पष्ट हो रही है कि फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालय मौजूद हैं: सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। सामान्य न्यायालय जनता से संबंधित है, और प्रशासकीय न्यायालय शासन और हम ये कहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। यह व्यवस्था खुल करके स्पष्ट रूप में फ्रांस में ही की गई है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही संकेत दिया, यहाँ मुनरो ने स्पष्ट रूप में कहा कि फ्रांस की न्याय व्यवस्था, मैंने संक्षेप में लिखा लेकिन पूरा बोल रहा हूँ मैं। क्या करें? मुनरो कह रहे हैं कि फ्रांस की न्याय व्यवस्था के दो वर्ग हैं। इसी तरीके से आप नोट करेंगे, फ्रांस की न्याय व्यवस्था के दो वर्ग हैं, जिनमें से एक वर्ग है सामान्य न्यायालय और दूसरा वर्ग है प्रशासकीय न्यायालय। वास्तविक रूप में दोनों ही प्रकार के न्यायालयों के न्यायाधीश और कार्य क्षेत्र बिल्कुल पृथक पृथक हैं। यह बात मुनरो ने कही है, आप नोट कर सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट होगी कि फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालय हैं: सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। सामान्य न्यायालय वास्तविक रूप में जनता से संबंधित है। ये वास्तविक रूप में जनता से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका फैसला करते हैं, जबकि जो प्रशासकीय न्यायालय हैं ये वास्तविक रूप में शासन से या हम कहें कि सरकारी कर्मचारियों से संबंधित है। मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्रांस में अलग से न्यायालय है, प्रशासकीय न्यायालय, और साधारण या जन सामान्य या जनता के लिए सामान्य न्यायालय है। अतः आप समझ गए होंगे कि फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई है: सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। आगे बढ़े। इसके बाद मैंने आपके लिए दो पार्ट बनाए हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। क्या मतलब? प्रथम पार्ट में फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था है इसके विकास को ले रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ अर्थात फ्रांस में न्याय व्यवस्था का विकास हुआ है, और दूसरे पार्ट में ले रहे हैं कि फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की क्या विशेषताएं। वास्तविक रूप में फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था की विशेषताएं हैं वो भारत और अमेरिका की न्याय व्यवस्था से, मैं यह भी कह सकता हूँ कि ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था से भी कुछ भिन्न है। मैं 6 बिंदुओं के माध्यम से इसकी विशेषताएं समझाऊंगा। विशेषताओं के बारे में भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रकार की परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रांस की न्याय व्यवस्था का विकास या ऐतिहासिक विकास। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं यहाँ पर, फ्रांस की न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास। अब समझें, मैंने यहाँ सभी महत्वपूर्ण बातें नोट कर दी हैं और बिल्कुल व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी को कतई दिक्कत नहीं आई। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिदिन जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ मैं औपचारिकता नहीं निभा रहा हूँ,
मैं वास्तविकता में आपको राजनीति विज्ञान समझना चाहता हूँ। मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान में गोते लगाता हूँ, तैरता हूँ, डूबता हूँ। किस लिए? कि मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान ठीक से समझा सकूँ। और यदि कोई विद्यार्थी मेरे YouTube चैनल से जुड़ चुका है तो उसको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब बातें मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध होंगी और मैं संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध कराऊंगा मेरे चैनल पर निःशुल्क रूप में। ध्यान दें, सबसे पहले मैंने नोट किया है 1789 से पूर्व, मतलब फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई थी वह 1789 ईस्वी में हुई थी। तो 1789 ईस्वी में जो राज्य क्रांति हुई थी, उस क्रांति से पूर्व फ्रांस में कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। ऐसे नोट करेंगे आप, फ्रांस में कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। मतलब जब 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी उससे पहले फ्रांस में कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। तो फिर क्या था? 1789 से पूर्व वास्तव में न्याय प्रशासन राजाओं की आज्ञप्तियों, अध्यादेशों तथा राजज्ञों द्वारा संचालित होता था। नोट कीजिएगा, मैंने पूरा निचोड़ दे दिया है कि 1789 से पूर्व मतलब 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो इससे पहले न्याय व्यवस्था नहीं थी। तो फिर क्या था? ये था कि भी न्याय प्रशासन वास्तविक रूप में राजाओं के जो अध्यादेश थे और जो राजज्ञाएं थी उनके द्वारा न्याय प्रशासन संचालित होता था। एक बात। अगली बात, फ्रेंच राज्य क्रांति ने न्याय व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। मतलब 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और इस राज्य क्रांति ने न्याय व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर दिया, समाप्त कर दिया, तहस नहस कर दिया। किसने? 1789 ईस्वी में जो राज्य क्रांति हुई थी उसने न्याय व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, समाप्त कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। क्या कर दिया? अस्त व्यस्त कर दिया। अब फिर क्या होता है? अब ध्यान दें, ये आपके लिए पहला बिंदु बन गया, ये दूसरा पॉइंट बन गया, ये तीसरा बिंदु बन गया। क्या? सर्वप्रथम, अब ध्यान देंगे, सर्वप्रथम नेपोलियन महान ने विधि व्यवस्था को संहिताबद्ध किया। आप ध्यान दें, अब फ्रेंच राज्य क्रांति ने न्याय व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। इसके बाद में सबसे पहले फ्रांस में सर्वप्रथम नेपोलियन महान ने विधि व्यवस्था को संहिताबद्ध किया। संहिताबद्ध का मतलब होता है कि विधियों को एकत्रित करना, एक जगह स्थान देना। इससे पूर्व तहस नहस था विधि व्यवस्था, अस्त व्यस्त था। तो उस अस्त व्यस्त विधि व्यवस्था को नेपोलियन ने क्या किया? संहिताबद्ध किया। उसका हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से उसको व्यवस्थित रूप दिया, एक जगह उसका संग्रह किया गया। अब आगे देखें, इस संग्रह को नेपोलियन संहिता कहा। अब ध्यान दें, इस संग्रह को मतलब जो विधि व्यवस्था थी वास्तव में नेपोलियन से पहले अस्त व्यस्त थी, बिखरी हुई थी। तो नेपोलियन ने सबसे पहले विधि व्यवस्था क्या किया? संहिताबद्ध किया। और इस संग्रह को, जो विधियों का संग्रह है, इस संग्रह को नेपोलियन संहिता कहा गया। क्या कहा गया? इसे ही नेपोलियन संहिता कहा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नेपोलियन संहिता कहा जाता है। और आज तक फ्रांस में जो विधि व्यवस्था है वह किसी न किसी रूप में नेपोलियन संहिता से प्रभावित है। आज तक। अच्छा, आगे फिर मैं लिखा, आज फ्रांस की विधियां एवं विधि व्यवस्था इसी पर आधारित है। क्या मतलब हुआ? कि आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, आज के दिन जो फ्रांस की विधियां और विधि व्यवस्था है वो नेपोलियन संहिता पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? नेपोलियन संहिता पर ही आधारित है। नेपोलियन संहिता किसे कहा गया? नेपोलियन के द्वारा जो विधि व्यवस्था को संहिताबद्ध किया गया था। इससे पहले जो विधियां अस्त व्यस्त थी उनको जो है व्यवस्थित किया गया, उनको एक जगह एकत्रित किया गया, एक संग्रह के रूप में उनको स्थान दिया गया। इन विधियों का जो संग्रह है ना, उस संग्रह को ही संहिता कहा जाता है और वास्तविक रूप में ये कार्य नेपोलियन के द्वारा किया गया, इसलिए इसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। इसके बाद में चौथा बिंदु बनाया मैंने आपके लिए, ये आप 4 पार्टों में बांट सकते हैं इसको। क्या लिखा मैंने? न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था के विकास में। अब इसमें सारी बात आ जाएंगी कि वास्तविक रूप में फ्रांस के अंतर्गत जो न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था है इसके विकास में किन किन का रोल रहा है, किन की भूमिका रही है। तो ध्यान देंगे, न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था के विकास में मुख्यतया रोम की वैधानिक पद्धति। आप ध्यान देंगे, एक तो रोमन विधि, रोम की वैधानिक पद्धति ने फ्रांस की
न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था के विकास में योगदान दिया। किसने दिया? रोम की वैधानिक पद्धति ने। इसके बाद में किसने दिया? फ्रांस की सामंतवादी व्यवस्था ने भी, फ्रांस की सामंतवादी व्यवस्था ने भी न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था के विकास में योगदान दिया। इसके बाद में राजाओं द्वारा निर्मित विधियां, राजाओं के द्वारा जो निर्मित विधियां थी उन्होंने भी फ्रांस की न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था के विकास में अपना योगदान दिया। और इसके बाद में 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी, फ्रांस की राज्य क्रांति तथा नेपोलियन संहिता की भी भूमिका रही। अब ध्यान दें, 1789 ईस्वी की फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी, इसने भी फ्रांस की न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था में अपना योगदान दिया। और इसके साथ में फिर मैंने लिखा तथा नेपोलियन संहिता, ये जो मैंने यहाँ लिख दिया है, नेपोलियन के द्वारा जो विधियों का संग्रह किया गया है ना, इसी को नेपोलियन संहिता कहते हैं। तो नेपोलियन संहिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कहाँ? फ्रांस की न्यायिक एवं वैधानिक व्यवस्था के विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वह नेपोलियन संहिता का रहा है। फिर मैंने लिखा है नेपोलियन का प्रभाव अमिट रहा है, मतलब वास्तविक रूप में नेपोलियन का या नेपोलियन संहिता का प्रभाव फ्रांस की वैधानिक न्याय व्यवस्था के ऊपर अमिट रहा है, जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकता। आज तक उसका प्रभाव बरकरार है। फिर मैंने लिखा है इसी ने, किसने? जो ये नेपोलियन संहिता है, इसी का मतलब है नेपोलियन संहिता, इसी ने प्रथम बार फ्रांसीसी विधियों को संहिताबद्ध किया। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन जो विधियों का संग्रह किया इसे नेपोलियन संहिता कहते हैं। तो यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं कि नेपोलियन ने प्रथम बार फ्रांसीसी विधियों को संहिताबद्ध किया। फिर से बोल रहा हूँ, इसी ने, मतलब चाहे आप नेपोलियन कह दें, नेपोलियन संहिता कह दें, बात यही की है। इसी ने मतलब नेपोलियन ने या नेपोलियन संहिता ने, नेपोलियन ने प्रथम बार फ्रांसीसी विधियों को संहिताबद्ध किया। मतलब फ्रांस के अंतर्गत पहली बार सर्वप्रथम नेपोलियन ने ही फ्रांस की विधियों को संहिताबद्ध किया, उनका संग्रह किया, उनको व्यवस्थित रूप दिया। ठीक है, इससे पहले फ्रांस में जो विधियां थी वो अस्त व्यस्त थी, बिखरी हुई थी, उनमें समग्रता का अभाव था। और नेपोलियन ने वास्तविक रूप में विधियों को संहिताबद्ध किया, उनको जो है समग्रता का रूप दिया, उनको व्यवस्थित रूप दिया, उनको हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से एकत्रीबद्ध रूप दिया, व्यवस्थित रूप दिया। तो ये हो गया फ्रांस के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था है उसका ऐतिहासिक विकास। इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई वो यही आई है कि भाई सर्वप्रथम नेपोलियन महान ने ही फ्रांस की जो विधि व्यवस्था है उसको संहिताबद्ध किया था। नोट करें। इसके बाद दूसरा पार्ट लेते हैं, फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। 93 प्यारे विद्यार्थी, फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था की विशेषताएं हैं वो भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था से कुछ अलग है। मैंने वैसे यहाँ नोट भी कर दिया, भारत एवं अमेरिकी न्याय व्यवस्था से भिन्न, भारत एवं अमेरिकी न्याय व्यवस्था से, भारत एवं अमेरिकी न्याय व्यवस्था से भिन्न। यहाँ आप चाहें तो ब्रिटेन की भी चर्चा कर सकते हैं, ब्रिटेन से भी ये भिन्न है। तो भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की न्याय व्यवस्था से फ्रांस की न्याय व्यवस्था भिन्न है। कैसे है? नंबर 1, पहली विशेषता लिखित विधियां। देखिएगा, फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में ज़्यादातर जो विधियां हैं वो लिखित रूप में हैं, जबकि ब्रिटेन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ब्रिटेन में कॉमन लॉ है, सामान्य विधियां हैं जो कि अलिखित रूप में है, जिनको कि परंपराओं के रूप में लागू किया जाता है। ब्रिटेन की बात बोल रहा हूँ। ब्रिटेन में वास्तविक रूप में कॉमन लॉ अर्थात अलिखित विधियां ज़्यादा हैं, जबकि फ्रांस में कॉमन लॉ जैसी विधि नहीं है। यहाँ वास्तविक रूप में ठीक है कुछ प्रथाएं परंपराएं मौजूद हैं, लेकिन नाम मात्र की हैं। फ्रांस के अंतर्गत जो न्याय व्यवस्था है वास्तव में यहाँ जो विधियां हैं वो लिखित रूप में है, जबकि ब्रिटेन में आप पाएंगे वहाँ कॉमन लॉ है, मतलब सामान्य विधियां जो कि अलिखित रूप में होती हैं। इसलिए फ्रांस की न्याय व्यवस्था की पहली विशेषता ये है कि यहाँ पर जो विधियां हैं वो लिखित रूप में ज़्यादा हैं, इसलिए पहला बिंदु बना कि लिखित विधियां हैं यहाँ पर। दूसरी विशेषता, 2 प्रकार के न्यायालय। भाई फ्रांस की न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था की जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि यहाँ 2 प्रकार के न्यायालय हैं। जैसा कि मैंने यहाँ आपको पहले ही बता दिया था, मुन्नो ने ये बात पहले कह दी है कि फ्रांस में न्यायालय के 2 वर्ग हैं, सामान्य न्यायालय और प्रशासकीय न्यायालय। मैंने नोट कर दिया 2 प्रकार के न्यायालय। तो इधर आइएगा, फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में 2 प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की गई है। प्रथम है प्रशासकीय न्यायालय, जो कि शासन या सरकार से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित है।
और दूसरा है सामान्य न्यायालय जो कि जनता या जन सामान्य से संबंधित है। इसलिए फ्रांस में जनसाधारण के लिए अलग प्रकार के न्यायालय हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग प्रकार के न्यायालय हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो न्यायालय हैं वो प्रशासकीय न्यायालय हैं, जनता के लिए जो न्यायालय हैं वो सामान्य न्यायालय हैं। अतः आप कह सकते हैं कि फ्रांस में दो प्रकार के न्यायालय मौजूद हैं। तो इस प्रकार से आप तुलना करते हैं तो वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत, अमेरिका के अंतर्गत स्पष्ट रूप में इस प्रकार के न्यायालय मौजूद नहीं है। तीसरा है संवैधानिक विधियाँ। भाई फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो विधि व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, इसमें ज़्यादातर जो कानून है, विधियाँ हैं वो संसद द्वारा निर्मित हैं। वहाँ की संसद के द्वारा निर्मित है, निर्मित लिखित रूप है, संसद द्वारा निर्मित है। प्रथाओं का कम विकास हुआ है वहाँ, कुछ नाम मात्र की प्रथाएं, लेकिन प्रथाओं का बहुत कम विकास हुआ है वहाँ। और इसी के साथ में फ्रांस के अंतर्गत जो न्यायालय हैं वो न्यायालय अपने पूर्व के जो फैसले हैं उन फैसलों से वो बंधे हुए नहीं है। इसलिए मैंने लिखा दृष्टांतों से बाध्य नहीं है यहाँ के न्यायालय। मतलब न्यायालय के द्वारा कोई फैसला दे दिया जाता है और अगली बार यदि वो स्थिति आ जाती है तो पूर्व के निर्णयों से ये बंधे हुए नहीं हैं। वहाँ के न्यायालय वो नए सिरे से ही निर्णय लेते हैं। इसलिए फ्रांस के जो न्यायालय है वो दृष्टांतों से बाध्य नहीं है कि भाई पीछे न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले के आधार पर आगे यदि ऐसा ही कोई केस आता है, विवाद आता है, वाद आता है तो उसके आधार पर वो अपना फैसला नहीं देते हैं, वो बंधे हुए नहीं हैं। जबकि भारत में वास्तव में दृष्टांतों से किसी न किसी रूप में ये बाध्य हो जाते हैं। तो ध्यान दें, फ्रांस की न्याय व्यवस्था की तीसरी विशेषता संवैधानिक विधियाँ। इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि यहाँ संसद के द्वारा निर्मित विधियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि प्रथाओं का बहुत कम विकास हुआ है। इसका मूल जो भावार्थ होगा ये होगा। चौथी विशेषता है प्रशासकीय अंग। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, प्रशासकीय अंग। क्या मतलब हुआ इसका? भाई वास्तव में फ्रांस के अंतर्गत जो ये न्यायालय है वो न्यायालय प्रशासन के अंग हैं। ये पूर्ण रूप में स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी दिया है, कहीं ना कहीं ये लिख रखा है यहाँ, न्यायालय प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। अर्थात वास्तव में यहाँ किसी न किसी रूप में ये प्रशासन के अंग मात्र हैं। इसलिए मुनरो ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि फ्रांस के अंतर्गत जो न्यायालय है वो डाक घरों की तरह है और प्रशासकीय न्यायालय शासन के क्या बोल रहा हूं मैं, प्रशासकीय न्यायालय शासन के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो फ्रांस में जो प्रशासकीय न्यायालय है वो डाकघरों की तरह कार्य करते हैं और ये एक प्रकार से जो प्रशासन होता है, क्या कह रहा हूं मैं, जो प्रशासन होता है वास्तव में उसके अधीनस्थ के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है प्रशासन, और इसके साथ में जो प्रशासन होता है वो शासन के रूप में कार्य करता है। मतलब वास्तव में जो प्रशासकीय न्यायालय होते हैं वो सरकारी कर्मचारियों के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ जो न्यायालय है और विशेषकर प्रशासकीय न्यायालय वो प्रशासकीय अंग है, प्रशासन के अंग मात्र हैं। ये स्वतंत्र नहीं है, ये अधीनस्थ हैं। तो चौथा विशेषता लिखेंगे प्रशासकीय अंग। और मुनरो ने कहा है कि फ्रांस के अंतर्गत जो न्यायालय है वो डाकघरों की तरह हैं। कैसे हैं? डाकघरों की तरह हैं, पोस्ट ऑफिस। पांचवा है न्यायाधीशों की नियुक्ति। बहुत महत्वपूर्ण बात है। फ्रांस के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वह वास्तविक रूप में भारत और अमेरिका से अलग है। भारत और अमेरिका में तो जो विधि विशेषज्ञ होते हैं उनको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है ज़्यादातर। भाई अलग अलग है, जैसे 10 वर्ष तक जो है उसने वकालत की हो, अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएँ। तो यहाँ इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा व्यापक रूप में, सिर्फ यहाँ हम केवल फ्रांस की बात कर रहे हैं। तो वास्तव में फ्रांस के अंतर्गत न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति का तरीका भारत और अमेरिका से थोड़ा भिन्न है। हालांकि आज भारत में भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन विशेषकर फ्रांस के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है कैसे होती है? प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नोट करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद द्वारा होती है। नोट करेंगे यहाँ, उच्च न्याय मतलब न्यायिक, उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा
होती है। मैंने लिखा है परिषद के द्वारा होती है, मतलब फ्रांस में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वह प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायाधीशों की परिषद के द्वारा की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और छठा है अंतिम विशेषता न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अभाव या न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। इसका क्या मतलब है भाई, फ्रांस के अंतर्गत संसद के द्वारा किसी भी रूप में कैसा भी कानून बनाया जाए तो फ्रांस में न्यायपालिका के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा नहीं की जा सकती, व्याख्या नहीं की जा सकती। संसद के द्वारा बनाए गए कानून की वैधानिकता की जांच फ्रांस में न्यायपालिका नहीं करती है, तो फिर कौन करता है, ये बात भी समझना है। मैंने नोट कर दिया है। न्यायालय प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई फ्रांस में जो न्यायालय है वो स्वतंत्र रूप में इसकी स्थापना नहीं की गई है, बल्कि फ्रांस में न्यायालय प्रशासन का ही एक अधीनस्थ अंग है। प्रशासन का अधीनस्थ अंग है, प्रशासन का अधीनस्थ अंग है। और इसके बाद मैंने लिखा है संसद के कानूनों की वैधानिकता की जांच। आप ध्यान देंगे, संसद के कानूनों की वैधानिकता की जांच फ्रांस के जो न्यायालय हैं वो न्यायालय नहीं कर सकते। कैसे भी कानून बनाए, उनकी समीक्षा, व्याख्या, उनकी वैधानिकता की जांच, संवैधानिकता की जांच न्यायालय नहीं कर सकते हैं। मतलब न्यायालय संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या, समीक्षा, जांच नहीं कर सकते। तो फिर ये काम कौन करता है? फिर मैंने लिखा वैधानिकता की जांच संवैधानिक परिषद करती है। इसको संवैधानिक परिषद भी कहते हैं। मतलब फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों की समीक्षा, व्याख्या या वैधानिकता की जांच फ्रांस की न्यायपालिका नहीं करती है, बल्कि उसके लिए अलग से एक विचित्र संस्था की स्थापना की गई है जिसको संवैधानिक परिषद या संवैधानिक परिषद कहा जाता है। और फ्रांस में जो संवैधानिक परिषद नामक संस्था है भाई, वास्तविक रूप में इसके द्वारा चुनावों से संबंधित कार्य किया जाता है और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जाँच से संबंधित कार्य किया जाता है। ये जो संवैधानिक परिषद है ये फ्रांस में दो कार्य करती है। फिर से बोल रहा हूँ, चुनावों से संबंधित कार्य फ्रांस में ये संवैधानिक परिषद ही करती है। वहाँ भारत की तरह अलग से निर्वाचन आयोग की स्थापना नहीं की गई है। तो इसका मतलब संवैधानिक परिषद चुनाव से संबंधित कार्य करती है। और दूसरा जो संवैधानिक परिषद है वह वास्तविक रूप में संसद के द्वारा बनाए गए कानून की वैधानिकता की जांच करती है। कौन? संवैधानिक परिषद करती है ये काम। अर्थात फ्रांस में संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच संवैधानिक परिषद नामक संस्था करती है। बाकी जो संवैधानिक परिषद नामक संस्था है इसकी हम जब कल का जो हमारा लेक्चर होगा फ्रांस की न्याय व्यवस्था का संगठन, इसके अंतर्गत संवैधानिक परिषद के बारे में मैं थोड़ा सा व्यापक रूप में आपको समझा दूंगा। यहाँ मैंने केवल संकेत आपको दे दिया है। तो प्यारे से प्यारे विद्यार्थियों, ये हो गया फ्रांस की न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास और फ्रांस की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो मैंने नोट कर दिए। अब एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने नोट कर दी हैं और आपको समझा भी दिया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, फ्रांस की न्याय व्यवस्था का जो संगठन है इसके बारे में मैं कल अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा। वो इसलिए कि उसमें संवैधानिक परिषद जैसी जो विचित्र संस्थाएं इनके बारे में थोड़ा व्यापक रूप में चर्चा करूंगा, इसलिए यहाँ आज के लेक्चर में इनको मैं साथ नहीं ले रहा हूँ। तो कल का हमारा जो लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा? फ्रांस की न्याय व्यवस्था का संगठन, फ्रांस की न्याय व्यवस्था का संगठन। यस, आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों आप फ्रांस की न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास और विशेषताएं ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।